हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण जांगेड़। इस वीडियो में बेटा हम इंग्लिश ग्रामर का जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना वो शुरू करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है बेटा वर्ब। तो वर्ब एक्चुअल में होती क्या हैं? वर्ब बहुत सारी होती हैं बेटा, इनको याद करते करते आप बिल्कुल थक जाएंगे, लेकिन मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से इस वर्ब वाले टॉपिक को समझाने वाला हूँ। तो बेटा इस वीडियो में हम वर्ब की मीनिंग, इसके टाइप्स और वर्ब्स की कितनी फॉर्म्स होती हैं, इसी के साथ में बेटा हम जो वर्ब्स के रूल्स होते हैं उनको भी भली भांति तरीके से देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। यदि हम वर्ब की मीनिंग के बारे में बात करें तो बेटा वर्ब की मीनिंग कुछ इस तरह से है। वर्ब मीन्स टू डू वर्क। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यदि सेंटेंस में आपको कोई सा भी ऐसा वर्ड दिख जाए जिससे आपको ये पता चल जाए कि भाई इस शब्द का मतलब है कोई ना कोई काम किया जा रहा है, तो इसी तरह के जो शब्द होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। क्योंकि बेटा आपको पता है ना कि भाई हमने नाउन, प्रोनाउन, नंबर, जेंडर, आर्टिकल, एडजेक्टिव, तो इस तरह के ये जो सभी टॉपिक थे ये भी क्या थे एक्चुअल में बेटा? ये भी तो शब्द ही थे ना। तो इन्हीं शब्दों की कैटेगरी में जो वर्ब है उसका मतलब होता है कोई भी काम करना। यदि आप इसको थोड़ा डिटेल में और समझना चाहें तो भाई वर्ब इज ए वर्ड। वर्ब क्या होता है? एक शब्द होता है इन द सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस में आने वाला एक वर्ड होता है which is used to show action done by subject। और इस वर्ब का प्रयोग बेटा हम केवल और केवल एक्शन को शो करने के लिए किया करते हैं, और ये जो भी एक्शन है, जो भी काम है, वो सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया गया है, यदि वो जवाब हमें सेंटेंस में मिल जाता है तो इस तरह के वर्ड को हम क्या बोलते हैं बेटा? वर्ब बोलते हैं। तो चलिए बेटा वर्ब को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसके एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। यदि हम फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है आई एम ईटिंग फूड, कि मैं खाना खा रहा हूं। तो बेटा सबसे पहले आप ये देखिएगा कि इस सेंटेंस में, इस पूरे सेंटेंस में आपको कितने वर्ड दिखाई दे रहे हैं। तो बेटा देखने पर पता चल रहा है कि इस सेंटेंस में 4 वर्ड हैं, मतलब 4 शब्द हैं। पहला शब्द है आई, दूसरा एम, तीसरा है बेटा ईटिंग, और चौथा और फाइनल जो वर्ड है इस सेंटेंस का वो है बेटा फूड। तो अब ये जो चारों शब्दों में कौन से शब्द से आपको ये लग रहा है कि कोई ना कोई काम हो रहा है? तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो ईटिंग है उससे हमें पता चल रहा है कि इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है आई, वो क्या काम कर रहा है? खाने का काम कर रहा है। इसलिए बेटा जो ईटिंग या जो ईट जो ये शब्द हैं ये क्या है बेटा? वर्ब है। यदि हम इसी तरह से सेकंड एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे है बेटा शी कैन लिफ्ट 100 kg वेट। तो बेटा इस सेंटेंस में आपको वर्ड देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है शी, सेकंड कैन, थर्ड लिफ्ट, फोर्थ 100, फिफ्थ है बेटा किलोग्राम, और सिक्स्थ है वेट। अब इन 6 शब्दों में से कौन से शब्द में आपको लग रहा है कि कोई ना कोई काम किया जा रहा है? तो देखने पर पता चल रहा है बेटा यहाँ पे कि जो ये लिफ्ट है ना, इससे पता चल रहा है कि यहाँ का जो सब्जेक्ट है ना शी, वो कोई ना कोई काम कर रहा है। और वो कौन सा काम कर रहा है? लिफ्ट, मतलब उठाने का काम कर रहा है। तो सेंटेंस नंबर 1 में ईट और सेकंड में बेटा लिफ्ट, ये क्या है? वर्ब का काम कर रही हैं, और इसलिए बेटा इनको वर्ब कहा जाता है। ईट भी वर्ब है और लिफ्ट भी वर्ब है। और हाँ बेटा ये भी ध्यान रखिएगा आप कि हर वर्ब का मतलब ये नहीं होता है कि कोई ना कोई काम हो रहा है। कुछ ऐसी वर्ब भी होती हैं जो कि दूसरी वर्ब की हेल्प करने के लिए सेंटेंस में लिखी जाती हैं। उन वर्ब को बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल। तो ये जो एम है ना बेटा, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इसी के साथ में सेकंड सेंटेंस में जो कैन आया है ये है बेटा मॉडल। अब तक हमें ये पता चला है एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब से पहले आती है, जबकि जो मॉडल है वो भी बेटा मेन वर्ब से पहले प्रयोग किया जाता है। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है बेटा वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं। आपने YouTube पे देखा होगा कि कुछ वीडियोस में अलग टाइप बताए जाते हैं, कुछ में अलग टाइप बताए जाते हैं। आपके सामने ये समस्या आती है कि भाई इंग्लिश ग्रामर में एक्चुअल में वर्ब के कितने टाइप हैं। भाई वो आपको एक ही जगह पर, एक ही स्क्रीन पर एक साथ देखने को मिल जाएं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है बेटा आपके लिए? तो इससे नेक्स्ट वाली जो स्लाइड होगी ना बेटा, उसमें हम ये देखेंगे कि वास्तव में जो वर्ब है वो कितने टाइप्स की होती है। तो जैसा कि बेटा आपको
अपनी स्क्रीन के सामने जो वर्ब की टाइप्स हैं वो अच्छी तरह से देखने को मिल रहे होंगे। अब इनको वन बाय वन करके हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है बेटा कि जो वर्ब है वो मेनली दो टाइप की होती है, हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। बेटा मेन वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं और लेक्सिकल वर्ब भी कह सकते हैं। यदि हम बात करें हेल्पिंग वर्ब की तो ये भी बेटा दो टाइप की हुआ करती है। एक तो है बेटा एक्सिलरी वर्ब और दूसरा है बेटा मॉडल। अगर हम बात करें मेन वर्ब की तो जो मेन वर्ब है बेटा वो दो टाइप की हुआ करती है, फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब। इसको हम फेनाइट वर्ब भी बोल सकते हैं और इसको नॉन फेनाइट वर्ब भी बोल सकते हैं। अगर हम बात करें फेनिट वर्ब की तो बेटा ये चार टाइप्स की होती हैं। जैसा कि बेटा आपने अब तक YouTube के अलग अलग वीडियोस में देख रखा होगा कि भाई कोई तो बोलता है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव टाइप्स होते हैं मेन वर्ब के, कोई बोलता है रेगुलर और इरेगुलर टाइप्स होते हैं। लेकिन एक्चुअल में बेटा ये जो चारों टाइप्स है ना वो फिनिट वर्ब के ही हुआ करते हैं। अगर हम बात करें नॉन फिनिट वर्ब की तो जो नॉन फिनिट वर्ब है वो बेटा मेनली थ्री टाइप्स की हुआ करती है। एक तो जिरेंड वर्ब, एक इन्फिनेटिव वर्ब और एक होती है पार्टिसिपल वर्ब। अगर हम बात करें पार्टिसिपल वर्ब कितने टाइप की होती है तो बेटा वो थ्री टाइप्स की होती है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल और एक परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर हम देखें कि ये जो फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो बेटा इनमें केवल और केवल एक ही डिफरेंस है कि जो फिनिट वर्ब है उसकी फॉर्म्स बना सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा ना फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो इस तरह की जो फॉर्म्स है वो बना सकते हैं। और आपको बेटा यदि मैं और इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ ले जाना चाहूँ ना तो एक बहुत ही अच्छी चीज बताऊंगा कि जो फिनिट वर्ब है उसकी थ्री फॉर्म्स नहीं होती है। मतलब जो मेन वर्ब है ना उसकी थ्री फॉर्म्स नहीं होती है, उसकी होती है बेटा फाइव फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। अगर हम बात करें नॉन फिनिट वर्ब की तो बेटा नॉन फिनिट वर्ब जो होती है ना उसकी हम फॉर्म्स नहीं बना सकते। एक्चुअल में जो जिरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल है ना जो कि नॉन फिनिट वर्ब की टाइप्स हैं, ये वर्ब होते हुए भी सेंटेंस में वर्ब का काम नहीं करते हैं, ये काम करते हैं नाउन का और एडजेक्टिव का। यदि हम बात करें जिरंड और इन्फिनेटिव वर्ब की तो बेटा जिरंड और इन्फिनेटिव वर्ब तो नाउन के रूप में काम करते हैं और सेंटेंस में पार्टिसिपल जो है वो एडजेक्टिव के रूप में काम में लिया जाता है। तो बेटा ये तो थे पूरे वर्ब के टाइप्स। उम्मीद है बेटा अब आपको ये कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा कि भाई ट्रांजिटिव वर्ब फिनिट है या नॉन फिनिट है। तो एक्चुअल में जो मेन वर्ब है ना उसको मेनली दो टाइप्स में बांटा गया है और वो है फिनिट और नॉन फिनिट वर्ब। और जो बाकी के जो चार टाइप्स दिख रहे हैं ना आपको, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर, इरेगुलर, ये सारे बेटा फिनिट वर्ब के टाइप्स होते हैं। मतलब इन चारों वर्ब का हम फॉर्म्स बना सकते हैं, जबकि जो तीन टाइप्स है ना नॉन फिनिट के या जो नॉन फिनिट वर्ब है इसके हम फॉर्म्स नहीं बना सकते। आपको आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सेकंड थर्ड फॉर्म बनाने के क्या क्या नियम होते हैं, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म कैसे बनती है, उनके क्या रूल्स होते हैं। तो सभी जो टॉपिक हैं हम आराम से पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि आराम से पढ़ेंगे तो हर चीज को हम देख पाएंगे। जल्दबाजी में केवल एक ही वीडियो में चीजें शामिल कर देना और फिर वो भी आधी अधूरी चीजें शामिल करना, तो इस उद्देश्य के लिए तो हमने YouTube चैनल शुरू नहीं किया था। मेरा मकसद केवल और केवल आपको ये था बेटा कि भाई मैं यहाँ पर मेरे गांव में बैठकर बच्चों को कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ, स्कूलों में पढ़ाता भी हूँ। लेकिन जब मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में क्या मेरी पढ़ाई इन बच्चों तक ही सीमित रहेगी क्या, तो फिर अचानक से बेटा मेरे YouTube का ख्याल आया कि जो मेरी टीचिंग है और मैं जो जिस तरह का कंप्लीट नॉलेज दिया करता हूँ तो वो सभी स्टूडेंट्स को, सभी को उस नॉलेज का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो उम्मीद है बेटा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करिएगा। यदि इंग्लिश ग्रामर में एक्सिलरी वर्ब के बारे में बात करें तो बेटा एक्सिलरी जो वर्ब है ना वो दो टाइप की होती हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक होती है बेटा मॉडल। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो आपको डू, डज, इज, आर, एम, हैज बीन, हैव बीन, डिड, was, were, had been, will, be, shall be, will have been, shall have been। तो कुछ इस तरह की जो हेल्पिंग वर्ब है देखने को मिल जाती हैं। यदि हम बात करें मॉडल की तो मॉडल में बेटा कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, used to, dare और need, इस तरह के जो मॉडल्स हैं आपको इंग्लिश ग्रामर में देखने को मिल जाएंगे।
लेकिन बेटा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आपके सामने ये आती है कि आपको यदि हेल्पिंग वर्ब और मॉडल के बीच में किसी ने भी डिफरेंस पूछ लिया तो फिर आप वहां पर चुप रह जाते हैं। मतलब आपको हेल्पिंग वर्ब और मॉडल के बीच में कोई डिफरेंस नजर नहीं आता, या फिर आपने पहले पढ़ा नहीं होगा, या फिर भी आपको हेल्पिंग वर्ब और मॉडल के बीच में डिफरेंस करने के दौरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हमने हेल्पिंग वर्ब और मॉडल क्या होती हैं, इनके कितने एग्जाम्पल्स होते हैं, वो तो हमने पिछली स्लाइड में देख लिया। लेकिन अब हम आगे आने वाली स्लाइड्स में ये देखेंगे कि एक्चुअल में हेल्पिंग वर्ब और मॉडल के बीच में क्या फर्क है। यदि बेटा हम हेल्पिंग वर्ब और मॉडल के बीच में फर्स्ट डिफरेंस देखें तो वो आता है बेटा कि हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग है ना वो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग किया जाता है। मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो अलग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, प्लूरल हुआ तो किसी दूसरी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मॉडल का प्रयोग बेटा सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार नहीं किया जाता। कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, मतलब सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मॉडल तो बेटा वही का वही लिखा जाता है। चलिए इनको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में है बेटा ही इज डूइंग हिज वर्क, और सेकंड एग्जाम्पल है दे आर डूइंग देयर वर्क। तो बेटा यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में सब्जेक्ट ही है जो कि सिंगुलर है, लेकिन सेकंड सेंटेंस में बेटा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। तो सिंगुलर के लिए इज आया और प्लूरल के लिए बेटा आर का यूज किया। तो यहाँ पर देखने को यही मिलता है हमें कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में अलग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, और अगर प्लूरल है तो किसी दूसरी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सेंटेंस नंबर थर्ड और फोर्थ में देखने पर पता चल रहा है कि ही कैन डू हिज वर्क, एंड यहाँ पर फोर्थ सेंटेंस में देखिएगा दे कैन डू देयर वर्क। तो बेटा देखो यहाँ पर थर्ड सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, ही जो कि सिंगुलर है, और फोर्थ में क्या है बेटा दे जो कि प्लूरल नाउन है। लेकिन बेटा सिंगुलर और प्लूरल दोनों की सिचुएशन में हमने यहाँ पर कैन का यूज किया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखी जाती है, जबकि जो मॉडल्स हुआ करते हैं ना उनको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं लिखा करते हैं। ये बेटा सेंटेंस की सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हम सेंटेंस में क्या एक्सप्रेशन देना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम मॉडल्स का यूज किया करते हैं। यदि हम डिफरेंस नंबर 2 की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है बेटा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से किसी भी एक फॉर्म का प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन मॉडल के बाद में बेटा हमेशा हमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही करना होता है। यदि हम एग्जाम्पल में देखें तो बेटा फर्स्ट जो एग्जाम्पल है इसमें है शी हैज वर्कड हार्ड। तो यहाँ पर देखिए बेटा वर्क जो है थर्ड फॉर्म आई है हैज के बाद में, और हैज यहाँ पे क्या है बेटा हेल्पिंग वर्ब। सेकंड एग्जांपल में विल जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप आवश्यकता अनुसार फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म में से किसी भी एक फॉर्म का यूज कर सकते हो। लेकिन बेटा थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में देखने पर पता चलता है कि थर्ड सेंटेंस में ही कैन स्पीक इंग्लिश, जो कैन है वो मॉडल है, मॉडल के बाद में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ, और यहाँ फोर्थ सेंटेंस में बेटा दे कुड विन। तो बेटा जो कुड है वो क्या है, एक मॉडल है, तो उसके बाद में भी हमने फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। ऐसा नहीं है कि भाई कैन के बाद में फर्स्ट फॉर्म तो कुड के बाद में सेकंड या थर्ड फॉर्म लगा दोगे, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर समझने की बात हमें ये आई कि भाई हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप पांचों फॉर्म में से किसी भी फॉर्म का यूज कर सकते हैं, लेकिन मॉडल के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक इसी तरह से यदि हम डिफरेंस नंबर थर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो कार्य के समय के बारे में बताती है। मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमें उस टाइम के बारे में बताती है जिस टाइम पर कोई पर्टिकुलर काम किया गया था, जबकि जो मॉडल होते हैं ना वो वाक्य की अलग अलग सिचुएशंस के लेवल के बारे में बताते हैं। मतलब मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में हमें एबिलिटी शो करनी है, पॉसिबिलिटी शो करनी है, ऑर्डर शो करना है, या फिर कोई कंपल्सरी चीज के बारे में बताना हो, तो इन एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ऑर्डर और कंपल्सन इनके डिफरेंट लेवल को बताने के लिए हम मॉडल का प्रयोग किया करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में है रवि इज एन ऑनेस्ट बॉय, और सेकंड एग्जांपल में है रवि वॉज एन ऑनेस्ट बॉय। तो बेटा देखो यहाँ पर इज जो है वो प्रेजेंट के बारे में बता रहा है कि अभी जो है ना रवि ईमानदार है, लेकिन जो सेकंड सेंटेंस में जैसे वॉज का यूज किया जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, तो इससे पता चला कि भाई जो रवि है वो अब ऑनेस्ट नहीं है, पहले ईमानदार था। तो इज और वॉज ये जो हेल्पिंग वर्ब है इनका काम होता है समय के बारे में बताना।
लेकिन थर्ड सेंटेंस में देखिएगा ही कैन स्पीक इंग्लिश, तो जो कैन है वो क्या है बेटा, मॉडल है, और कैन का इस्तेमाल इस सेंटेंस में इसलिए किया गया है ताकि हम जो सब्जेक्ट है उसकी एबिलिटी को शो कर पाए। तो जैसे कोई भी इंग्लिश बोलता है तो ये इसकी एबिलिटी तो बताता है। यदि हम फोर्थ और फिफ्थ सेंटेंस की बात करें तो बेटा यहाँ पर हमने मे का यूज किया और यहाँ पर माइट का यूज किया, जबकि दोनों सेंटेंस सेम ही हैं, लेकिन मॉडल का मैंने अलग अलग प्रयोग कर डाला। तो इससे हमें समझ में ये आया कि यदि हम मे का प्रयोग करते हैं तो भाई यहाँ पर बरसात होने की संभावना ज्यादा है, मतलब बरसात होने का जो लेवल है वो ज्यादा है, या जो इसकी पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा है। यदि हम माइट का यूज करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो बरसात होने की पॉसिबिलिटी है उसका लेवल थोड़ा कम है, मतलब बारिश हो भी सकती है और नहीं भी। तो कुल मिलाकर हमें ये समझ में आया कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो टाइमिंग के बारे में बताता है, जबकि जो मॉडल है वो अलग अलग जो सिचुएशंस होती है उसके अलग अलग लेवल के बारे में हमें जानकारी देता है। तो उम्मीद है बेटा अब आपको हेल्पिंग वर्ब और मॉडल के बीच में क्या डिफरेंस है, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बेटा आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी देने की कोशिश करूंगा। यदि हम ट्रांजिटिव वर्ब की बात करें ना तो बेटा ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे फिनिट वर्ब है, तो जैसा कि बेटा मैंने आपको पहले टेबल बताई थी ना वर्ब के अलग अलग टाइप्स की, तो बेटा जो ट्रांजिटिव वर्ब है ना वो फिनिट वर्ब है जिसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो सिंपल शब्दों में अगर हम कहें कि भाई यदि कोई भी वर्ब आपको सेंटेंस में दिख रही है, यदि आप उससे क्या, किसे और किसको इस तरह के प्रश्न पूछेंगे, अगर उसका जवाब आपको मिल जाता है तो इसका मतलब ये समझिए बेटा कि जो वो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। तो देखिए इसको एग्जाम्पल के रूप में हम अच्छी तरह से समझेंगे और इनको मैं बेटा आपको दो तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और दोनों ही तरीके बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। तो जैसा कि फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा हुआ है आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क यस्टरडे, यदि हम इस सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करें तो इसका हिंदी अनुवाद इस तरह से होगा कि मैंने मेरा काम कल कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है वो है कंप्लीट करने का। अब इस काम से मतलब इस कंप्लीट से सवाल करो, क्या कंप्लीट किया? तो जवाब क्या आया हमें? मेरा काम। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि इस तरह का जो सवाल किया था ना क्या वाला, तो इससे हमें कोई ना कोई आंसर तो जरूर मिल रहा है कि मैंने मेरा काम फिनिश किया। तो इसका मतलब जो कंप्लीट है वो कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। अब दूसरे तरीके से हम समझाएं तो ये है बेटा कि देखो ध्यान से, मैंने अभी परिभाषा में बताया था ना कि ट्रांजिटिव वर्ब का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। तो देखो कंप्लीट किया, अब कंप्लीट किसको किया है? तो आपको पता है कंप्लीट होने का जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है वो किस पर पड़ा? काम पे पड़ा। तो इसका मतलब कंप्लीटेड ये जो वर्ब है वो कौन सी है बेटा? ट्रांजिटिव वर्ब। यदि हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई एट फूड, तो बेटा यहाँ पे काम हो रहा है एट मतलब खाने का। तो हमें ये डिसाइड करना है कि जो ये एट है ना ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले जो एट है इससे सवाल करते हैं कि क्या खाया। तो बेटा आपको जवाब तो मिल रहा होगा, भोजन खाया उसने। तो इसका मतलब इस मेन वर्ब से सवाल हमने क्या वाला किया तो जवाब हमें फूड मिला। तो इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ जवाब जरूर मिल रहा है। इसीलिए बेटा ये जो एट है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। और वैसे भी बेटा देखो खाने का जो असर है वो किस पे पड़ रहा है बेटा? फूड पर, क्योंकि खाने के दौरान कौन सी चीज कम हो रही है? फूड। इसलिए बेटा जो एट है वो क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरह से हम थर्ड सेंटेंस की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है दे बीट सुरेश, तो भाई उन्होंने सुरेश को पीटा। अब यहाँ पर जो मेन वर्ब आ रही है ना जो कि फिनिट वर्ब है बीट, तो बीट यानी होता है पीटना। अब इससे सवाल करो किसे पीटा या किसको पीटा? तो इसका जवाब हमें मिल गया, सुरेश को पीटा। ये तो हुआ एक तरीका ट्रांजिटिव वर्ब को समझने का। दूसरा तरीका, पीटने का असर किस पर हो रहा है? सुरेश पर। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ बेटा? सुरेश ऑब्जेक्ट है। तो यदि किसी भी वर्ब को कंप्लीट करने के लिए, उसका पूरा अर्थ बताने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े तो बेटा वो जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब आगे हम देखेंगे बेटा कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है ना वो कितने टाइप्स की होती है। तो जैसा कि बेटा आपको ट्रांजिटिव वर्ब के दो टाइप्स दिख रहे हैं। फर्स्ट टाइप है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं एक कर्मक क्रिया, और सेकंड है बेटा डाई ट्रांजिटिव वर्ब जिसको कि हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो सिंपल सी बात है बेटा कि यदि वर्ब के बाद में केवल और केवल एक ही ऑब्जेक्ट आए तो वो वर्ब मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। अगर वर्ब के बाद में दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो बेटा उस वर्ब को हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब आने वाले जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं ना उनमें से
एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? आने वाला जो ऑब्जेक्ट यदि वो नॉन लिविंग है, निर्जीव है, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और आने वाला ऑब्जेक्ट यदि वो लिविंग बीइंग है यानी कि सजीव है तो उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो चलिए बेटा इनको एग्जाम्पल के थ्रू मोनो और डाई, ये दोनों प्रकार की जो ट्रांजिटिव वर्ब है ना, इनको समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में है बेटा राहुल वॉश्ड हैंड्स, राहुल ने हाथ धोए। तो बेटा यहाँ पर वर्ब क्या है? वॉश्ड। अब हमें डिसाइड करना है कि यहाँ पर जो वर्ब आई है ना वॉश, ये मोनो ट्रांजिटिव है या डाई ट्रांजिटिव। तो हम इसके बाद आने वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो बेटा यहाँ पर आने वाला ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही है, तो इसका मतलब ये जो वॉश है वो क्या है? मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसके बाद में एक ही ऑब्जेक्ट आया है। यदि हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे है बेटा अशोक गैव मी अ पेन, अशोक ने मुझे एक पेन दिया। तो बेटा ये जो गिव है एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अब कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब है? डाई ट्रांजिटिव वर्ब। कारण इसका है क्योंकि बेटा यहाँ पर पहला सवाल करते हैं क्या दिया, तो जवाब मिला ए पेन, तो ये हो गया पहला ऑब्जेक्ट। अगर इससे सवाल करते हैं किसे या किसको दिया, तो आंसर आया मी, मुझे दिया। तो इस तरह से यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट मिले हैं। अब इनमें से ए पेन ये क्या है? नॉन लिविंग, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और मी क्या है बेटा? लिविंग ऑब्जेक्ट, तो बेटा ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि जो एक गैव वर्ब आई है ना, ये क्या है बेटा? डाई ट्रांजिटिव वर्ब। यदि हम बात करें इंट्रांजिटिव वर्ब की, मतलब अकर्मक क्रिया की, तो ऐसी फिनिट वर्ब जिसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पर न पड़ के और सब्जेक्ट पर पड़े उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि यदि हमने वर्ब से सवाल किया क्या, किसे और किसको, यदि इन तीनों का जवाब नहीं मिलता है तो इसका मतलब बेटा वो जो वर्ब है वो क्या होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। चलिए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में है माई ब्रदर वेप्ट यस्टरडे, मेरा भाई कल रोया। तो बेटा ये जो यहाँ पे रोना यानी कि जो वीप शब्द लिखा हुआ है ना, ये एक वर्ब है। अब इससे सवाल करो क्या रोया, जवाब नहीं मिला। किसे या किसको रोया, तो भी जवाब नहीं मिला। अगर हम दूसरे तरीके से समझना चाहें तो बेटा ये जो रोना है इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? माई ब्रदर यानी सब्जेक्ट पे ही तो पड़ रहा है। इसलिए बेटा ये जो वेप्ट है वो कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब। मतलब जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है इनको किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं रहती है। और हाँ बेटा अब आपको सेकेंड और थर्ड जो एग्जाम्पल है ना वो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लाई एक वर्ब आ रही है ना, ये वर्ब बेटा ट्रांजिटिव भी है और इंट्रांजिटिव भी है। तो चलिए हम इसका पता लगाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में लिखा हुआ है आई फ्लाई काइट्स, मैं पतंग उड़ाता हूँ। तो फ्लाई से सवाल करो, उड़ाने से सवाल किया क्या उड़ाता है, तो जवाब मिला काइट्स। तो इसका मतलब सेकंड सेंटेंस में जो फ्लाई आ रहा है ना वो क्या है बेटा? ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो बेटा इस फ्लाई से सवाल करो क्या उड़ा, तो जवाब में आया बर्ड्स। बर्ड्स मतलब यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट में। तो मतलब फ्लाई का असर किस पर हो रहा है? सब्जेक्ट पर। अगर इससे एक सवाल और पूछें किसे उड़ा या किसको उड़ा, तो इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब फ्लाई का जो असर है, जो प्रभाव है, किस पर पड़ रहा है? सब्जेक्ट पर। इसलिए बेटा यहाँ पर थर्ड सेंटेंस में आने वाली जो फ्लाई है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो बेटा ये जरूरी नहीं है कि भाई ट्रांजिटिव वर्ब अलग ही होंगी, इनट्रांजिटिव वर्ब अलग होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। एक ही वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इनट्रांजिटिव भी हो सकती है। बस आपको वर्ब से सवाल पूछना आना चाहिए, या फिर वर्ब का असर आपको देखना होगा कि यदि वर्ब का असर ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो वो ट्रांजिटिव, और यदि सब्जेक्ट पे पड़ता है तो बेटा वो इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको ट्रांजिटिव वर्ब और उसके जो दो टाइप थे ना, मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव, उनके बारे में, साथ ही में इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है इसके बारे में भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके कंफ्यूजन को जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करूंगा। यदि हम रेगुलर वर्ब की बात करें तो बेटा ऐसे फिनिट वर्ब जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म समान तो होती ही है, लेकिन सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम वर्ब के लास्ट में डी या ईडी जोड़ दिया करते हैं। तो इस तरह से डी या ईडी जोड़ देने से यदि सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है तो बेटा उस वर्ब को हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक टेबल में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म लिख रखी है, और यहाँ पर बेटा मैंने फर्स्ट फॉर्म लिखी है प्ले। तो जैसा कि आपको पता है कि प्ले की सेकंड फॉर्म हम कैसे बनाएंगे? ईडी जोड़कर प्लेड, थर्ड फॉर्म भी प्लेड।
इसी तरह से यदि हम लाइक की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएं तो बेटा देखो यहाँ पर ई ऑलरेडी दे रखा है, तो हमें केवल यहाँ पर डी जोड़ने की जरूरत है। तो इस तरह से सेकंड और थर्ड फॉर्म हो गई लाइक्ड एंड लाइक्ड। यदि हम बात करें वॉच, तो बेटा वॉच की सेकंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें ईडी जोड़ना होगा, क्योंकि बेटा वॉच का जो लास्ट लेटर है ना वो ई तो है नहीं। अगर ई होता तो केवल डी जोड़ना पड़ता, यदि ई नहीं है तो आपको ईडी जोड़ना होगा। तो बेटा देखो ये जो रेगुलर वर्ब है ना इसको हम इजी वर्ब भी बोल सकते हैं। अब ये जो रेगुलर वर्ब होती है ना वो इजी वर्ब कैसे हैं? क्योंकि इनमें सिंपली डी और ईडी जोड़ दो तो आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म मिल जाएगी। और इनमें एक बेनिफिट और होता है कि जो सेकंड फॉर्म है वही थर्ड फॉर्म होती है। और एक बात और है बेटा यहाँ पे कि जो फर्स्ट फॉर्म में जो मीनिंग आई हुई है ना उसका आगे जाकर सेकंड और थर्ड फॉर्म के रूप में जो इसका रूप है, जो इसका फॉर्म है वो चेंज नहीं होता। मतलब यहाँ पर यदि प्ले लिखा हुआ है ना तो आपको सेकंड फॉर्म में भी प्ले लिखा हुआ मिल जाएगा, ऐसे थर्ड फॉर्म में भी प्ले लिखा हुआ मिल जाएगा। इसी तरह से हम वॉच की बात करें तो बेटा वॉच में आप देखिए यहाँ पर वॉच आपको देखने को मिल जाता है, तो मतलब इनका जो रूप है ज्यादा चेंज नहीं होता। यदि हम इर्रेगुलर वर्ब की बात करें तो बेटा इर्रेगुलर वर्ब की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा या जो मीनिंग है वो रेगुलर वर्ब से जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पर देखने पर पता चल रहा है ऐसे फिनिट वर्ब जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए वर्ब के अंत में डी या ईडी नहीं जोड़ा जाता उन्हें इर्रेगुलर वर्ब कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट फॉर्म है सी, सेकेंड फॉर्म होगी सा और थर्ड फॉर्म है बेटा सीन। इसी तरह से पे की सेकंड फॉर्म है पेड और थर्ड फॉर्म भी है बेटा पेड। यदि हम बात करें स्विम के बारे में तो स्विम की सेकंड फॉर्म है स्वैम और थर्ड फॉर्म है बेटा स्वम। तो बेटा देखो कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्म में मीनिंग होती है ना वो सेकंड और थर्ड फॉर्म में बिल्कुल चेंज हो जाती है। यहाँ पर आपको सी देखने को मिला है, लेकिन ये जो सी स्पेलिंग है ये सेकंड और थर्ड फॉर्म में देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसी के साथ में इर्रेगुलर वर्ब को हार्ड वर्ब भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है ना बहुत मुश्किल से आपको सेम देखने को मिलेगी। लेकिन बेटा जब हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के नियम देखेंगे ना तो ये जो हार्ड वर्ब है ना इर्रेगुलर वर्ब, इनके बहुत सारे हम नियम बनाएंगे और नियम या रूल्स बनाने से क्या होता है वो जो टॉपिक है बहुत ही आसान हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो बेटा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को इसको जरूर शेयर करना। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं बेटा कि जो जिरन है ना उसको हम हिंदी में क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा बेटा जो जिरंड है इसको वास्तव में जिरंड नहीं बोलते, क्योंकि इसमें जो डी है ना वो साइलेंट होता है और इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है जेरन, GERUN यही बोला जाता है, डी नहीं बोला जाता। यदि हम इसके मीनिंग की बात करें कि वास्तव में जेरन होता क्या है तो वो बेटा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रूप वाली वर्ब होती है, जो कि वास्तव में बेटा वो वर्ब न होकर किसी भी सेंटेंस में एक नाउन के रूप में काम करती है। तो इस तरह की फॉर्म वाली वर्ब को मतलब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर और बनने वाली जो वर्ब है जो कि वर्ब का न काम करके केवल और केवल सेंटेंस में नाउन के रूप में लिखी जाती है उसको हम बेटा जेरन बोलते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस में जो नाउन होता है ना वो कहाँ लिखा जाता है। तो देखिए बेटा जो भी नाउन होता है ना वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा सेंटेंस में आने वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं या जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वहां पर बेटा या तो नाउन लिखा जाएगा या प्रोनाउन लिखा जाएगा। अब आप कहेंगे सर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं तो वो तो फोर्थ फॉर्म बनती है, लेकिन बेटा इस तरह की बनने वाली जो फोर्थ फॉर्म है वो मेन वर्ब की जगह यूज में ली जाती है, मतलब इस कंडीशन में उसे मेन वर्ब कहा जाएगा। जबकि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रूप वाली वर्ब यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में लिखी जा रही है तो इसका मतलब है कि वो वर्ब न होकर वास्तव में क्या है जेरन है। यदि हम जेरन को एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो बेटा इसमें मैंने आपको 5 एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं। देखिए फर्स्ट जो एग्जाम्पल है इसमें अशोक प्लेज क्रिकेट, अशोक क्रिकेट खेलता है। इस सेंटेंस में आने वाला जो सब्जेक्ट है वो अशोक है और ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि अशोक एक्चुअल में क्या है, नाउन है। ठीक इसी तरह से यदि हम इसका ऑब्जेक्ट देखें तो वो है बेटा क्रिकेट और ये भी बेटा क्या है, क्रिकेट एक नाउन है। अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें
तो इसमें लिखा हुआ है बेटा शी वॉश्ड हर क्लॉथ्स, उसने अपने कपड़े धोए। तो बेटा सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर शी का इस्तेमाल किया जा रहा है। शी क्या है? प्रोनाउन है। इसी तरह से इस सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट को देखें तो वो है बेटा हर क्लोथ्स। तो ये क्लोथ्स भी क्या है? नाउन है। तो कहना मैं यही चाह रहा था इन दोनों सेंटेंसेस में कि भाई जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लिखा जाता है तो उस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में हमेशा नाउन या प्रोनाउन लिखा जाएगा। अब हम बात करते हैं बेटा थर्ड एग्जाम्पल की। इसमें लिखा हुआ है स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो बेटा आप मुझे बताइएगा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? स्विमिंग। अब आप कहोगे सर ये तो मेन वर्ब है। बेटा ये मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब होती तो ये जो इज हेल्पिंग वर्ब है ना, इसके बाद में आती मेन वर्ब, लेकिन ये तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। अब जरा सोचिए, मैंने बोला स्विमिंग, तो क्या वास्तव में कहने के दौरान मैं क्या स्विम कर रहा था? मतलब तैरने का काम कर रहा था? नहीं बेटा, यहाँ पर मैंने तैरने का नाम लिया है, मतलब स्विमिंग का नाम लिया है, काम नहीं किया। अगर नाम लेते हैं तो जो भी नाम लेते हैं वो क्या होते हैं बेटा? नाउन होते हैं। तो ठीक इसी तरह से जो स्विमिंग है यहाँ पर नाउन के रूप में इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में आया है। अगर फोर्थ एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर है ही डिसलाइक्स स्विमिंग। तो बेटा यहाँ पर भी एक वर्ड है स्विमिंग, लेकिन ये कहाँ पर आया है? ये फोर्थ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा गया है। ठीक इसी तरह से हम बात करें फिफ्थ सेंटेंस की, तो वह है दे वर स्विमिंग इन द रिवर। अब देखिए बेटा यहाँ पर जो स्विमिंग आ रहा है ना, वो किसके बाद में आ रहा है? वर के बाद में। और वर क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो आए वो मेन वर्ब होती है। तो कहने का मतलब यही है कि जो यहाँ पर फिफ्थ सेंटेंस में स्विमिंग आ रहा है ना, ये बेटा वर्ब है, न कि एक नाउन के रूप में काम करने वाला जेरन। तो उम्मीद है बेटा आपको अब तक ये तो पता चल गया होगा कि जेरन होता क्या है। अगर नहीं भी पता चला है तो मैं दोबारा से आपको बताता हूँ। जेरन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रूप वाली वर्ब होती है जो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखी जाती है और वो वहां पर वर्ब का काम न करके एक नाउन के रूप में काम करती है। अब इन सभी एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद में हम बेटा जेरन के जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में 5 रूल्स इंक्लूड किए हैं, तो उनको भी हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। इन रूल्स को पढ़ने के बाद में आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि हमें जेरन का प्रयोग कैसे सही तरीके से करना है और जेरन के लिए कौन सी वर्ब को फॉलो किया जाता है। अगर हम रूल नंबर फर्स्ट की बात करें तो बेटा ये रूल हमें ये कहता है कि जेरन का जो यूज है ना, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में ही किया जाता है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर है वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, चलना एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो बेटा देखो यहाँ पर क्या है? इज हेल्पिंग वर्ब है ना, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले जो भी शब्द यूज में लिया जाता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट में हम नाउन या प्रोनाउन को शामिल करते हैं। अब जो ये वॉकिंग है ये नाउन ही तो है, प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो प्रोनाउन है वो गिने चुने ही होते हैं। अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो बेटा यहाँ पर है he loves dancing। तो बेटा यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में ही का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में dancing फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रूप वाली वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो dancing है वो नाउन के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। अब आप कहोगे सर कि आपको पता कैसे चला कि ये नाउन के रूप में इस्तेमाल हो रही है? क्योंकि बेटा मेन वर्ब के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में क्या शामिल करते हैं? नाउन या प्रोनाउन। अगर हम बात करें रूल नंबर सेकंड की, तो रूल नंबर सेकंड हमें ये कहता है कि जेरन का जो प्रयोग है वो जितने भी मैंने यहाँ पे प्रेपोजिशन लिखे हैं ना, इनके बाद जरूर होता है। उन प्रेपोजिशन में फॉर, फ्रॉम, बाय, ऑन, इन, एक्ट, आफ्टर, बिफोर, विदाउट एंड टू, इन प्रेपोजिशन को शामिल किया गया है। बेटा ध्यान रखिएगा ये जो वर्ड लिखा है ना, ये प्रीपोजिशन नहीं है। वैसे तो अगर ये दोनों अलग अलग वर्ड होते ना, प्री और पोजीशन, तब बोलते हैं इनको प्रीपोजिशन, लेकिन अब एक साथ आ गए तो इसको बोलेंगे प्रपोजिशन। लेकिन आपको बेटा इसमें एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि आपको पता होगा कि भाई जो टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है हमेशा। लेकिन यदि हम टू की बात करें तो आपको अब तक यही पता होगा कि टू के बाद में यदि वर्ब आ रही है तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही शुरू होती है या फर्स्ट फॉर्म के रूप में ही आती है। लेकिन बेटा ध्यान रखिएगा ये कुछ मैंने मेन वर्ब लिखी है, लुक फॉरवर्ड टू, accustomed to, habituated to, addicted to और used to और take to।
तो इनके बाद में भी बेटा टू का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि टू के बाद में जो वर्ब आएगी उसका आप फर्स्ट फॉर्म रूप ही लिखेंगे, नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ पर जो टू है ना, सच बता रहा हूँ, ये एक प्रपोजिशन का हिस्सा नहीं है। ये टू लुक फॉरवर्ड के साथ में जुड़ा हुआ है। यदि लुक फॉरवर्ड टू बोलोगे तभी इसका हिंदी अर्थ आशा करना निकल के आता है। अगर आपने यहाँ से टू हटा दिया ना तो वास्तव में इसका अर्थ आशा करना नहीं होगा। तो मतलब ये है, ये जो जितने भी टू आ रहे हैं इन वर्ड्स के बाद में, ये प्रपोजिशन न होकर ये इन शब्दों का हिस्सा है और इनके बाद में हमेशा जेरन का प्रयोग होता है, मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाली जो नाउन है उसका इस्तेमाल होता है, न कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ग्रुप वाले इंफिनिटिव का। तो चलिए इनको समझते हैं। यहां पर एग्जाम्पल है बेटा, राहुल सेव्ड हर फ्रॉम ड्रॉनिंग। राहुल ने उसको डूबने से बचाया। अब यहाँ पे फ्रॉम क्या है बेटा? प्रपोजिशन। और मैंने कहा था बेटा कि जो ये फ्रॉम प्रपोजिशन है इसके बाद में हम हमेशा जेरन का यूज करते हैं। यदि सेकंड एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर है ही इज एडिक्टेड टू स्मोक। देखो गलती कर दी ना हमने, एडिक्टेड टू का पूरा मतलब होता है बेटा किसी भी गलत चीज का, गलत आदत का आदी होना। अब अगर आप यहाँ पर टू को प्रपोजिशन समझेंगे तो आप क्या गलती कर बैठेंगे? फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, जैसा कि मैंने इस सेंटेंस में किया है, स्मोक। तो बेटा ये गलती आपको नहीं करनी है। तो सही सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। मैंने कहा था ना कि ये जो वर्ड है एडिक्टेड टू, अकस्टम्ड टू, यूज्ड टू, इनके बाद हमेशा जेरेंड फॉर्म वाली वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक इसी तरह से यदि हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है शी इज यूज्ड टू डांस इन द पार्टी। इसका हिंदी अर्थ कुछ इस तरह से होगा कि जो उसकी आदत है ना वो क्या है? पार्टियों में नाचने की। तो यहाँ पर बेटा यूज्ड टू लिखा हुआ है, यूज्ड टू के बाद में आपने फर्स्ट फॉर्म का यूज किया तो गलत हो गया। और मैंने कहा था यूज्ड टू के बाद में किसका प्रयोग करना है? हमेशा जिरंड फॉर्म वाले नाउन का यूज करना है। तो यहाँ पर क्या आता? डांस की जगह डांसिंग। यदि हम रूल नंबर थर्ड की बात करें तो रूल नंबर थर्ड हमें यह कहता है कि यदि जेरंड से पहले किसी भी नाउन या प्रोनाउन, ध्यान रखना ये जो नाउन और प्रोनाउन है ना ये हमेशा सजीव होने चाहिए, लिविंग होने चाहिए। अगर इस तरह के नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है तो वो हमेशा बेटा पॉजिटिव केस में ही लिखे जाएंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में है, फर्स्ट एग्जाम्पल है शी वॉज शॉक्ड एट राहुल कमिंग हियर, कि उसे एक धक्का लगा, वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि राहुल यहाँ पर आ रहा है। तो बेटा देखिए कमिंग जो है वो जेरेंड रूप में है और इससे पहले जो नाउन आया है वो सजीव है राहुल। तो बेटा यहाँ पर केवल राहुल नहीं लिखना था, यहाँ पर राहुल का जो पॉजिटिव केस होता है, और आपको पता है बेटा कि किसी भी सजीव संज्ञा का पॉजिटिव केस बनाते हैं तो आप उस संज्ञा के बाद में, मतलब उस नाउन के बाद में अपोस्ट्रोफ या अपोस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होता, शी वॉज शॉक्ड एट राहुल्स कमिंग हियर। अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर है बेटा ही हर्ड ऑफ देम लूजिंग द मैच, कि भाई उसने उनको मैच हारते हुए सुना, मतलब वो बातें कर रहे थे कि भाई हम अब मैच हारने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा लूजिंग एक जेरेंड फॉर्म में आ रहा है और इससे पहले जो प्रोनाउन आ रहा है वो क्या है बेटा? लिविंग प्रोनाउन है, क्योंकि हम दे का इस्तेमाल हमेशा सजीव संज्ञा के स्थान पर करते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पर जो दैम है ना वो किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में, जबकि हमें कौन से केस का इस्तेमाल करना चाहिए था? पॉजिटिव केस का। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होता, ही हर्ड ऑफ देयर लूजिंग द मैच। ठीक इसी तरह से यदि हम रूल नंबर 4 की बात करें तो रूल नंबर 4 हमें यह कहता है बेटा यदि जेरंड से पहले किसी भी नाउन का प्रयोग होता है, अब यहाँ पर जो नाउन आएगा ना वो क्या होगा बेटा? निर्जीव नाउन होगा, नॉन लिविंग नाउन होगा। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में आपको पॉजिटिव केस के लिए अपोस्ट्रोफ या अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करना होगा, क्योंकि मैंने आपको केस वाले टॉपिक में मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था कि यदि कोई भी नॉन लिविंग नाउन होता है तो उसका पॉजिटिव केस बनाने के लिए आपको ऑफ का यूज करना होता है, न कि अपोस्ट्रोफ या अपोस्ट्रोफ एस का। तो चलिए इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देयर इज डेंजर ऑफ द वॉल्स फॉलिंग डाउन, कि भाई यहाँ पे ये खतरा है कि ये जो दीवार है वो गिर सकती है। तो यहाँ पर देखिए बेटा फॉलिंग जो है वो क्या है? जेरंड के रूप में यूज हो रहा है और इससे पहले जो नाउन आ रहा है वॉल,
वॉल क्या है बेटा, नॉन लिविंग है, तो इसका पॉजिटिव केस बनाने के लिए हमें अपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल नहीं करना होता। तो नॉन लिविंग का यदि आपको पॉजिटिव केस बनाना है तो बेटा इस नॉन लिविंग नाउन से पहले आप ऑफ का यूज पहले ही कर चुके हैं और ऑफ का ही प्रयोग किया जाता है ऐसे नॉन लिविंग नाउन का पॉजिटिव केस बनाने के लिए। तो जब आपने पहले ही ऑफ का प्रयोग कर दिया तो बाद में अपोस्ट्रोफ एस का यूज करने की जरूरत नहीं है। जेरन के करेक्ट यूज करने का जो लास्ट रूल है वो है बेटा रूल नंबर 5। मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ वर्ब्स लिखी हैं। इन वर्ब्स के बाद में हमेशा बेटा जेरन फॉर्म का ही यूज होता है, मतलब यहाँ पर इन वर्ब के बाद में इन्फिनेटिव का यूज नहीं किया जाता है। तो बेटा आपको क्या करना होगा, इन वर्ब्स को अच्छी तरह से याद करना होगा। अगर आप चाहते हैं तो बेटा इन वर्ब्स का आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और बाद में जैसे भी टाइम मिलता है तो इनको आप याद जरूर करिएगा। और बेटा इन्हीं वर्ब्स में कुछ और वर्ब्स हैं जो कि आपको आने वाली स्लाइड में देखने को मिलेंगी, तो उस स्लाइड का भी बेटा आप स्क्रीनशॉट खींच लेना और उनको बाद में जाकर अच्छी तरह से याद करना। तो जैसा कि बेटा आपको यहाँ पर जो पिछली स्लाइड थी उसकी बाकी बची हुई जो वर्ब थी ना वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होंगी, तो इस स्क्रीन का भी बेटा आप स्क्रीनशॉट खींच लेना ताकि बेटा आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो और आपको जो ये वीडियो है बार बार चलाने की जरूरत भी न पड़े। अब यहाँ पर बेटा हम रूल नंबर जो 5 है ना उसको एग्जाम्पल के थ्रू बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है दे डिसलाइक टू ईट मीट। तो बेटा मैंने आपको रूल नंबर 5 में डिसलाइक वाली वर्ब भी लिखवाई है, तो बेटा आप हमेशा ध्यान रखिएगा डिसलाइक के बाद में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं होता, मतलब इन्फिनेटिव का यूज नहीं होता। किसका प्रयोग होता है, हमेशा जेरन का यूज होता है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होता, दे डिसलाइक ईटिंग मीट, कि वो मीट खाना पसंद नहीं करते। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर है आई कांट एक्सक्यूज हर कमिंग लेट। तो देखो बेटा यहाँ पर जो एक्सक्यूज है ये एक मेन वर्ब है और इसके बाद में हमेशा जेरन फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर बेटा जो कमिंग है वो जेरन फॉर्म में है। अगर हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो वो कुछ इस तरह से है बेटा, ही शुड अवॉइड टू ड्रिंक। तो बेटा यहाँ पर भी देखिए अवॉइड के बाद में हमेशा जेरन फॉर्म का यूज होता है न कि इन्फिनेटिव का। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होता, ही शुड अवॉइड ड्रिंकिंग। तो उम्मीद है बेटा आपको जेरन की मीनिंग, जेरन के जो 5 रूल्स हैं अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है बेटा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कंफ्यूजन को मैं अच्छी तरह से क्लियर कर पाऊं। यदि वीडियो पसंद आया तो बेटा इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए। यदि हम बात करें कि इन्फिनेटिव किसे कहते हैं तो बेटा ध्यान रखिएगा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म रूप वाली वर्ब जो वास्तव में वर्ब न होकर सेंटेंस में नाउन के रूप में काम करती है या नाउन के रूप में जिसे लिखा जाता है उसे हम इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा बेटा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेंटेंस के ये दो ऐसे भाग हैं जिनमें कि हम नाउन या प्रोनाउन को लिखा करते हैं। चूंकि इन्फिनेटिव का यूज सेंटेंस में वर्ब के रूप में नहीं किया जाता है, ये हमेशा नाउन के रूप में सेंटेंस में लिखी जाती है। इसीलिए बेटा इन्फिनेटिव को हम हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। तो चलिए इन्फिनेटिव को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है अशोक प्लेज क्रिकेट। अशोक क्रिकेट खेलता है। तो बेटा यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट अशोक है और ऑब्जेक्ट क्रिकेट है। इसी के साथ में सेकंड एग्जाम्पल में भी शी वॉश्ड हर क्लॉथ्स, उसने अपने कपड़े धोए। तो बेटा यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में शी जो कि प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट के रूप में हर क्लॉथ्स जो कि नाउन है लिखा गया है। अगर हम बात करें थर्ड एग्जाम्पल की तो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ, खेलना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो बेटा देखिए टू प्ले यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में लिखा गया है, इसलिए बेटा ये टू प्ले एक इन्फिनेटिव है जो कि इस सेंटेंस में नाउन के रूप में काम कर रहा है। अब आप कहेंगे सर आपको पता कैसे चला कि टू प्ले यहाँ पर नाउन है? तो बेटा सिंपली मैंने यहाँ पर खेलने की बात की है, खेलने का नाम बोला है, मैंने कोई काम नहीं किया है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज का नाम लिया जाए तो मतलब वो नाउन होता है न कि वर्ब। इसी तरह से हम फोर्थ सेंटेंस की बात करें तो वो है ही लाइक्स टू प्ले। अब यहाँ पर देखिए फोर्थ सेंटेंस में टू प्ले ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है जबकि थर्ड सेंटेंस में बेटा ये सब्जेक्ट के रूप में लिखा गया था।
इसी तरह से यदि हम फिफ्थ सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है दे वर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, वे मैदान में खेल रहे थे। यदि अब हम प्ले को इस सेंटेंस में देखें तो बेटा ये जो वर्ड है, जो प्ले एक शब्द है ना, वो मेन वर्ब के रूप में लिखा गया है, इसलिए बेटा ये वर्ब है। अब आप मुझे फिर से पूछ सकते हैं सर कि आपको ये पता कैसे चला कि ये मेन वर्ब है। तो बेटा सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब वर्ड है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमेशा मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और मेन वर्ब भी क्या है बेटा, वर्ब का ही एक हिस्सा होती है। और हाँ बेटा ये भी ध्यान रखिएगा, प्लेइंग को हम यहाँ पर जेरन भी नहीं कह सकते, क्योंकि जेरन जो होता है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद है बेटा आपको इन्फिनेटिव के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया होगा। अब हम बात करेंगे बेटा इन्फिनेटिव कितने टाइप्स के होते हैं। यदि हम इन्फिनेटिव के टाइप्स के बारे में बात करें तो मेनली जो इन्फिनेटिव होता है वो थ्री टाइप्स का होता है। एक होता है बेटा टू इन्फिनेटिव, यानी कि यदि टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आए तो बेटा ये मान लेना कि वो जो इन्फिनेटिव है वो टू इन्फिनेटिव रूप वाला इन्फिनेटिव है। अगर हम बात करें सेकंड टाइप की तो वो है बेटा बेयर इन्फिनेटिव। यदि केवल फर्स्ट फॉर्म का ही यूज हो रहा है तो इसका मतलब वो जो इन्फिनेटिव है वो है बेयर इन्फिनेटिव। अगर हम बात करें स्प्लिट इन्फिनेटिव की तो बेटा टू और फर्स्ट फॉर्म के बीच में यदि आप एडवर्ब को शामिल कर लेते हैं तो इस तरह के इन्फिनेटिव को स्प्लिट इन्फिनेटिव कहते हैं। मतलब यहाँ पर इन्फिनेटिव को तोड़ने की जरूरत रहती है, टू को अलग किया, फर्स्ट फॉर्म को अलग किया और इनके दोनों के बीच में एडवर्ब को शामिल कर लिया, तो ऐसी वर्ब को हम स्प्लिट इन्फिनेटिव कहा करते हैं। तो चलिए बेटा इन तीनों टाइप्स को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में है बेटा आई वॉन्ट टू टॉक विद यू, मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। तो बेटा देखिए टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ये कौन सी इन्फिनेटिव है, टू इन्फिनेटिव। अगर हम सेकंड एग्जाम्पल में बात करें ही सा हर रन, उसने उसकी दौड़ को देखा था, तो यहां पर बेटा देखिए जो रन है ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग की जा रही है और इससे पहले बेटा टू का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो ये जो रन है वो बेयर इन्फिनेटिव वर्ब है। अगर हम बात करें थर्ड सेंटेंस की तो इसमें लिखा हुआ है टू बोल्डली गो वेयर नो वन हैज गॉन, कि वहां पर हिम्मत करके जाना जहां पर कोई अब तक नहीं गया है। तो यहां पर बेटा देखिए टू और गो ये एक टू इन्फिनेटिव है और इसको हमने तोड़कर इसके बीच में बेटा क्या ला दिया, बोल्डली, जो कि एक एडवर्ब है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं टू बोल्डली गो में आने वाला जो टू गो है ये स्प्लिट इन्फिनेटिव है। उम्मीद है बेटा आपको इन्फिनेटिव की मीनिंग, उसके एग्जाम्पल, इसी के साथ में जो इन्फिनेटिव के थ्री टाइप्स हैं अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। यदि हम टू इन्फिनेटिव की बात करें तो इसका करेक्ट यूज कैसे करें, तो इसी क्रम में बेटा जो रूल नंबर फर्स्ट है हमें ये कहता है कि इन्फिनेटिव का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में है टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, चलना एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। तो बेटा यहाँ पर देखिए टू वॉक इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर है बेटा ही लाइक्स टू वॉक इन द मॉर्निंग। तो कहने का मतलब ये है बेटा यहाँ पे जो टू वॉक है वो इन्फिनेटिव है। कौन सा इन्फिनेटिव है, टू इन्फिनेटिव, और यह जो इन्फिनेटिव है इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया गया है। यदि हम टू इन्फिनेटिव का करेक्ट यूज जाने तो इसके लिए जो रूल नंबर सेकंड है वो हमें ये कहता है कि हमेशा जो टू प्लस इन्फिनेटिव का यूज होता है वो इन वर्ब्स के बाद में हमेशा किया जाता है। आपको अपनी स्क्रीन पर जितनी भी वर्ब्स दिख रही हैं इनके बाद में आप हमेशा इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। आप चाहें तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं ताकि आपको ये वीडियो बार बार न देखना पड़े। तो चलिए बेटा इस रूल को एग्जाम्पल के थ्रू बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है दे हेजिटेटेड स्पीकिंग इंग्लिश। तो मैंने कहा था आपको पिछली स्लाइड में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद में इन्फिनेटिव का यूज होता है न कि किसी भी जेरन का। हेजिटेट एक वर्ब लिखी थी और इसके बाद में हमेशा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट तरीके से कुछ इस तरह से लिखा जाएगा दे हेजिटेटेड टू स्पीक इंग्लिश। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है आई एम प्लानिंग टू स्टडी। तो बेटा प्लान एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं और इस सेकंड एग्जांपल में भी बेटा मैंने इन्फिनेटिव का ही यूज किया है।
ठीक इसी तरह से यदि हम रूल नंबर 3 की बात करें तो बेटा इन्फिनेटिव का जो यूज होता है ना वो इन वर्ब्स के बाद तो होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि इन वर्ब्स के बाद में एक ऑब्जेक्ट जरूर आएगा, तभी हम इन वर्ब्स के बाद में इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। तो आपको जैसे स्क्रीन पर दिख रही है ये कुछ मैंने वर्ब्स लिखी है, इनके बाद में ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है दे वॉन्ट मी प्ले विथ बैड बॉयज। तो बेटा देखिए यहाँ पर वर्ब है वॉन्ट, और ये जो वॉन वर्ब है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो बेटा वॉन के बाद में मी एक ऑब्जेक्ट है और उसके बाद में जो वर्ब आई है प्ले वो बेयर इन्फिनेटिव में है, जबकि ये गलत है। जबकि मैंने आपको कहा था कि वॉन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट के बाद में हमेशा इन्फिनेटिव का यूज होता है, बेयर इन्फिनेटिव का यूज नहीं होता। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा दे वॉन्ट मी टू प्ले विद बैड बॉयज। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल सही सेंटेंस है ये, शी ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग टी। तो बेटा देखिए जो ये ऑर्डर लिखा हुआ है वो आपको ऊपर लिखे हुए चार्ट में मिल जाएगा। तो ऑर्डर के बाद में ऑब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट के बाद में देखिए बेटा मैंने यहाँ पे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है जिसको कि हम इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक इसी तरह से टू इन्फिनेटिव के रूल नंबर 4 की बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि इन्फिनेटिव का यूज कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स भी होते हैं जिनके की बाद में हम इन्फिनेटिव का यूज किया करते हैं। तो जितने भी एडजेक्टिव हैं बेटा मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है, इनको आप अच्छी तरह से लर्न करने की कोशिश करें। तो चलिए इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट है दे आर एबल लर्निंग द टॉपिक। तो बेटा देखिए एबल क्या है, एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद में हम जेरंड का यूज न करके इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा दे आर एबल टू लर्न द टॉपिक। ठीक इसी तरह से सेकंड एग्जांपल की बात करें तो यहाँ है रघु वॉज प्लीज्ड टू सी हिज पेरेंट्स। रघु अपने पेरेंट्स को देखकर खुश हुआ। तो बेटा देखिए प्लीज्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है और उसके बाद में टू सी जो कि एक इन्फिनेटिव है उसका यूज किया है। इस वजह से बेटा ये जो सेंटेंस है बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है बेटा आपको टू इन्फिनेटिव का करेक्ट यूज करना आ गया होगा और इसके लिए जो मैंने 4 रूल्स बनाए थे आप उनको अच्छी तरह से याद करेंगे। जैसा कि बेटा आपको अपनी स्क्रीन के सामने रूल नंबर फर्स्ट दिखाई दे रहा है जो कि हमें बेयर इन्फिनेटिव के बारे में ये कहता है कि यदि वाई और वाई नोट का प्रयोग सुझाव देने के लिए, सजेशन या एडवाइस देने के लिए किसी भी सेंटेंस में होता है तो बेटा वाई और वाई नोट के बाद में आपको बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना होगा, मतलब आपको टू का प्रयोग वर्ब से पहले नहीं करना होगा। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। वाई टू अर्न मनी फ्रॉम इलीगल सोर्स। तो बेटा ये जो सेंटेंस है ना वो वाई से तो शुरू हुआ है लेकिन ये प्रश्न नहीं पूछ रहा, ये आपको एडवाइस दे रहा है कि भाई जब आपके पास में भगवान का दिया हुआ सब कुछ है तो आप अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से पैसे क्यों कमाएं। तो ये एक तरह से एडवाइस दे रहा है। ऐसे सिचुएशन में वाई के बाद में टू अर्न टू इन्फिनेटिव का यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पर सिंपली ये लिखा जाएगा वाई अर्न मनी फ्रॉम इलीगल सोर्स। ठीक इसी तरह से यदि हम रूल नंबर 2 की बात करें तो उसमें कहा गया है कि डू, डज और डिड इन तीनों में से किसी भी एक के बाद में बट या एक्सेप्ट का यूज किया जाता है। तो बेटा ऐसे सिचुएशन में आपको इनके बाद में बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना होगा। इसके कहने का मतलब है कि आपको इन्फिनेटिव से पहले टू का प्रयोग नहीं करना होगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल को देखने पर पता चल रहा है कि शी डज नथिंग बट टू सिंग। तो बेटा यहाँ पर कहने का मतलब है कि भाई वो कुछ भी नहीं करती है, बस केवल गाना गाती है। तो बेटा देखिए यहाँ पर डज का यूज हो रहा है और डज के बाद में बट का यूज भी हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, टू सिंग का यूज न करके और केवल आपको लिखना होगा सिंग। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा शी डज नथिंग बट सिंग। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल की तरफ देखें तो इसमें लिखा हुआ है दे वांट नथिंग बट मनी। तो अब बताइए बेटा कि क्या ये सेंटेंस वास्तव में गलत है। ठीक इसी तरह से रूल नंबर 3 की बात की जाए तो वो इस तरह से है बेटा कि यहाँ पर कोई भी दो वर्ब यदि एंड और देन, बट और एक्सेप्ट इनमें से किसी भी एक से जुड़ी हुई हैं तो बेटा इनसे पहले आने वाली जो वर्ब होगी वो टू इन्फिनेटिव वाली होगी, लेकिन इनके बाद में जो भी वर्ब आएगी वो बेयर इन्फिनेटिव वाली ही होगी। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल में देखते हैं शी वांटेड
टू फोन एंड टू अब्यूज मी। वो मुझे फोन करना चाहता था और गाली देना चाहता था। तो बेटा देखो, ये जो फोन है और अब्यूज यहाँ पर वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि ये दो वर्ब हैं और ये दोनों वर्ब बेटा एंड से जुड़ी हुई हैं। तो देखो बेटा, एंड से जो पहले वर्ब यूज हो रही है ना, वो तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म मतलब टू फोन इन्फिनेटिव के रूप में यूज हो रही है, लेकिन एंड के बाद में जो वर्ब आएगी ना बेटा, वो बेयर इन्फिनेटिव वाली होनी चाहिए। मैंने इस सेंटेंस में क्या किया, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म मतलब टू इन्फिनेटिव का यूज कर डाला, इसकी वजह से ये पूरा सेंटेंस गलत हो गया। तो ये सेंटेंस सही इस तरह से होगा, शी वांटेड टू फोन एंड अब्यूज मी। वो मेरे को फोन करना चाहता था और गाली देना चाहता था। इसी तरह से यदि हम बात करें सेकंड सेंटेंस की, तो यहाँ पे है बेटा, देयर इज नथिंग टू डू बट प्रे। तो बेटा ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर डू और प्रे दो मेन वर्ब हैं, ये दोनों बट से जुड़ी हुई हैं। बट से पहले टू डू यानी कि टू इन्फिनेटिव का यूज हुआ है और बट के बाद में बेटा बेयर इन्फिनेटिव का यूज हुआ है। अगर हम बात करें रूल नंबर 4 की, तो ये हमें ये कहता है बेटा कि हैड या वुड इन दोनों में से किसी भी एक के बाद में बेटर, सूनर और रेदर इन तीनों में से कोई भी एक आ जाए तो बेटा इनके बाद में आप बेयर इन्फिनेटिव का जरूर से यूज करेंगे। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल है, यू हैड बेटर टू गो नाउ। तो बेटा यहाँ पर हैड के बाद में बेटर का यूज हुआ है और इसके बाद में मैंने क्या किया, टू इन्फिनेटिव का यूज कर डाला और इस वजह से ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो गया। तो सही सेंटेंस होगा, यू हैड बेटर गो नाउ, कि अच्छा होगा कि तुम चले जाओ। हैड बेटर का मतलब होता है कि भाई हाँ तुम्हारे लिए ये चीज बढ़िया होगी या तुम्हारे लिए सहूलियत की बात यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अगर सेकंड सेंटेंस की बात करें तो ये कुछ इस तरह से है, she would rather die than to tell a lie। तो बेटा यहाँ पर देखिए आप, would का यूज किया हमने, would के बाद में rather का यूज किया और rather के बाद में जो भी वर्ब आती है बेटा वो टू इन्फिनेटिव वाली नहीं होती, बेयर इन्फिनेटिव वाली होती है। तो यहाँ पर टू टेल की जगह केवल टेल आना चाहिए। ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, she would rather die than tell a lie, कि उसे मर जाना चाहिए लेकिन कभी भी उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसी तरह से यदि हम बेयर इन्फिनेटिव का रूल नंबर 5 देखें तो बेटा इसमें एक वर्ड है मेक। यदि मेक का यूज एक्टिव वॉइस के हिसाब से होता है या एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में या टेंस के अकॉर्डिंग जो हम सेंटेंस बनाते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस में यदि मेक का यूज किया जाता है तो बेटा वहां पर हमें बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना होगा। यदि मेक का इस्तेमाल पैसिव वॉइस में किया जाता है तो आपको टू इन्फिनेटिव के रूप में करना होगा। तो चलिए बेटा इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दे मेड हर टू डांस। तो बेटा इसका हिंदी अर्थ होगा, उन्होंने उसको नचवाया। तो बेटा देखिए ये जो सेंटेंस है ना वो टेंस के अकॉर्डिंग है, सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब आ गया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस कहते हैं, जिसमें कि जो भी काम होता है वो सब्जेक्ट के द्वारा ही किया जाता है, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट एक्टिव रहता है। तो बेटा देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, जो मेक है उसकी सेकेंड फॉर्म मेड का इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या कहा था, यदि सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होगा तो बेटा वहां पर हमें बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना होगा। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, दे मेड हर डांस। अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे है बेटा ही हैड बीन मेड टू डांस। तो बेटा आप देखिए पहले तो सबसे पहले ये पहचानिए कि ये जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस का है क्या। तो इसका आंसर होगा हाँ। क्यों होगा, क्योंकि हैड बीन के बाद में बेटा आपको पता है फोर्थ फॉर्म का यूज होता है और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे तो फोर्थ फॉर्म का यूज ही नहीं हुआ, थर्ड फॉर्म का यूज हुआ। तो बेटा इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस है वो पैसिव में है, और जब पैसिव में मेक का इस्तेमाल, मतलब मेड क्या है, सेकंड फॉर्म ही तो है मेक की, तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं तो इसके बाद में बेटा हमेशा टू इन्फिनेटिव का यूज होता है, जो कि मैंने यहाँ पे किया है और इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक इसी तरह से यदि हम रूल नंबर 6 की बात करें तो रूल नंबर 6 हमें ये कहता है कि लेट वाला जो सेंटेंस होता है ना, उस सेंटेंस में हमेशा जो भी वर्ब आती है ऑब्जेक्ट के बाद में वो बेयर इन्फिनेटिव की ही होती है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में है लेट मी डांस, मुझे नाचने दो। तो बेटा इस सेंटेंस में देखिए आप, लेट है, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट मी का यूज हुआ है और मी के बाद में जो बेयर इन्फिनेटिव वाली वर्ब का यूज कर लिया, इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन सेकंड एग्जांपल को देखने पर पता चलता है कि लेट देम टू गो, उन्हें जाने दो। तो देखो लेट आया, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट के बाद में हमने गलती क्या कर दी, टू गो का इस्तेमाल किया, जो कि बेटा क्या है, टू इन्फिनेटिव। हमें यहाँ पे टू इन्फिनेटिव का यूज बिल्कुल नहीं करना है, किसका यूज करना है, बेयर इन्फिनेटिव का। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, लेट देम गो।
यदि हम बेयर इन्फिनेटिव के लास्ट रूल के बारे में बात करें तो इसमें बेटा मैंने आपको कुछ वर्ब लिख रखी हैं। अगर ये वर्ब एक्टिव वॉइस वाले वाक्य में यूज होती हैं तो इनके बाद आने वाला जो भी वर्ब होगा वो हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का होगा। यदि इन वर्ब का इस्तेमाल पैसिव वाले सेंटेंस में किया जाता है तो इनके बाद में जो भी वर्ब आएगी उनका इस्तेमाल बेटा हम टू इन्फिनेटिव के रूप में करेंगे। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है आई नोटिस्ड हर टू कम। तो बेटा इसका हिंदी अर्थ ये होगा कि मैंने उसे आते हुए नोटिस किया। तो ये सेंटेंस बेटा एक्टिव वॉइस का है और एक्टिव वॉइस की वजह से बेटा यहाँ पर जो टू कम आया है ना वो गलत है। तो यह होगा इस तरह से आई नोटिस्ड हर कम। अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो वो है शी वॉज हर्ड टू क्राई। उसे चिल्लाते हुए सुना गया। तो बेटा यहाँ पर देखिए वॉज के बाद में फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यहाँ पर फोर्थ फॉर्म नहीं आई, थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, इसलिए सेंटेंस पैसिव वॉइस वाला है। और यहाँ पर बेटा देखिए यदि हम हियर का यूज पैसिव वॉइस वाले वाक्य में करते हैं तो इसके बाद में जो वर्ब आती है ना उसका प्रयोग हमेशा इन्फिनेटिव के रूप में यानी कि टू इन्फिनेटिव के रूप में ही किया जाएगा। और यहाँ पर मैंने टू इन्फिनेटिव के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल इसको किया है, इस वजह से ये सेकंड सेंटेंस सही है। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको बेयर इन्फिनेटिव के जो ये 7 रूल्स थे वो अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। यदि अभी भी किसी भी रूल में कोई दिक्कत है तो पहला ऑप्शन आपके पास है कि इस वीडियो को रिवाइंड करके उस रूल को दोबारा से पढ़िएगा। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। यदि हम बात करें कि स्प्लिट इन्फिनेटिव किसे कहते हैं तो बेटा ये जो टू और जो फर्स्ट फॉर्म आती है ना उसके बीच में यदि आप किसी एडवर्ब को शामिल कर लेते हैं या एडवर्ब को लिख देते हैं तो इस तरह से जो टू इन्फिनेटिव है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक तो होता है बेटा टू वाला पार्ट और एक होता है फर्स्ट फॉर्म वाला पार्ट जिसको कि हम रूट या बेस फॉर्म भी बोला करते हैं। तो चलिए बेटा इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है वी वर एडवाइज्ड टू केयरफुली राइट द स्टोरी। हमें सुझाव दिया गया था कि हम स्टोरी को बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से लिखें। तो यहाँ पर बेटा देखिए टू और राइट ये एक्चुअल में पहले क्या थे टू इन्फिनेटिव। इनको हमने दो भागों में बांट दिया, एक तो टू और एक राइट। यहाँ पर जो राइट है वो बेस फॉर्म कहलाती है और टू और राइट के बीच में मैंने केयरफुली वर्ड को इंक्लूड कर लिया जो कि इस सेंटेंस में एडवर्ब का काम कर रहा है। तो इस तरह से जो बनी वर्ब है उसको हम स्प्लिट इन्फिनेटिव कहा करते हैं। यदि हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट्स विल बी एडवाइज्ड। विद्यार्थियों को सलाह दी जाएगी टू सेपरेटली सिट इन कोविड-19 पेंडेमिक। कोविड-19 महामारी में बच्चों को अलग अलग बैठने की सलाह दी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए बेटा टू सिट पहले क्या था टू इन्फिनेटिव, इसको हमने दो भागों में बांट दिया और उसके बीच में बेटा जो सेपरेटली है एक एडवर्ब को शामिल कर लिया। तो ये तो थी बात बेटा एग्जाम्पल्स की। अब हम बात करते हैं बेटा स्प्लिट इन्फिनेटिव को कैसे हम करेक्ट तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए केवल और केवल एक ही रूल बना है और उसको बेटा हम बड़े ध्यान से देखने वाले हैं। तो जैसे कि बेटा मैंने आपको कहा था कि स्प्लिट इन्फिनेटिव का केवल और केवल एक ही रूल है और ये रूल हमें ये कहता है कि यदि सेंटेंस में मान लीजिए एक से ज्यादा एडवर्ब आ जाएं तो फिर आप क्या करेंगे। तो जैसा कि बेटा आपको यहाँ पर दो फॉर्मूले दिखाई दे रहे होंगे। तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल गलत है और नीचे वाला जो फॉर्मूला है ना बेटा वो बिल्कुल सही है। ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या था कि मान लीजिए सेंटेंस में एक से ज्यादा एडवर्ब आ गए तो बेटा यदि एक से ज्यादा एडवर्ब आते हैं तो उनको टू और बेस फॉर्म के बीच में नहीं लिखा जाता है, उनको लिखा जाता है बेटा बेस फॉर्म के बाद में। तो चलिए इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमें ये कहता है कि वी वर एडवाइज्ड टू केयरफुली राइट द स्टोरी। हमें स्टोरी को केयरफुली लिखने के लिए सलाह दी गई थी। तो बेटा यहाँ पर देखिए टू और जो बेस फॉर्म है इनके बीच में केवल और केवल एक ही एडवर्ब आ रहा है, तो इस तरह से ये सेंटेंस सही है। अगर एक ही एडवर्ब आए तो बेटा उसको आप टू और बेस फॉर्म के बीच में लिख सकते हैं। लेकिन दूसरे सेंटेंस को देखने पर पता चल रहा है कि हार्ड वर्क हेल्प्स यू, कि जो कठिन मेहनत करते हो ना तो ये जो चीज है वो आपको मदद करती है किसमें, टू क्विकली मोर इफेक्टिवली एंड इजीली सॉल्व एनी डिफिकल्ट क्वेश्चंस। इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपकी जो हार्ड मेहनत है वो आपको उस कठिन प्रश्न को जल्दी और ज्यादा इफेक्टिवली और आसान तरीके से सॉल्व करने में मदद करती है। तो बेटा देखिए यहाँ पर टू और जो ये बेस फॉर्म है इन दोनों के बीच में मैंने तीन एडवर्ब को शामिल किया है, क्विकली, मोर इफेक्टिवली एंड इजीली, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, हार्ड वर्क हेल्प्स यू टू सॉल्व क्विकली, मोर इफेक्टिवली एंड इजीली एनी डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको स्प्लिट इन्फिनेटिव के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल गई होगी और आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी एक से ज्यादा एडवर्ब आए तो बेटा आपको बेस फॉर्म के बाद में उन एडवर्ब्स को शामिल करना है, न कि टू और बेस फॉर्म के बीच में।
यदि हम बात करें पार्टिसिपल क्या होता है, तो बेटा पार्टिसिपल भी एक ऐसी नॉन फिनिट वर्ब होती है जो कि सेंटेंस में एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करती है। मतलब एक्चुअल में ये वर्ब तो है, लेकिन वर्ब के रूप में किसी भी सेंटेंस में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। यदि हम बात करें पार्टिसिपल कितने टाइप के होते हैं, तो बेटा ये 3 टाइप्स के हुआ करते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि आपको फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में सेकंड टाइप है बेटा पास्ट पार्टिसिपल, जो कि आपको हमेशा थर्ड फॉर्म के रूप में देखने को मिलेगा। यदि हम बात करें परफेक्ट पार्टिसिपल की, तो बेटा यहाँ पर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म के रूप में आप परफेक्ट पार्टिसिपल को देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा बेटा, ये जितने भी टाइप्स मैंने आपको पार्टिसिपल्स के बताए हैं, ये हमेशा किसी न किसी नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं और वहां पर ये नाउन की विशेषता बताने का काम करते हैं। तो चलिए बेटा, इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम बात करें फर्स्ट एग्जाम्पल की, तो इसमें लिखा हुआ है He saw a flying bird. उसने एक उड़ता हुआ पक्षी देखा। तो बेटा इस सेंटेंस में आपको बर्ड से पहले फ्लाइंग देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर बेटा फ्लाइंग जो है ना, वो बर्ड की विशेषता बता रहा है कि भाई उसने देखा एक पक्षी, लेकिन वो पक्षी कैसा था? उड़ने वाला, मतलब उसने उड़ता हुआ एक पक्षी देखा। तो ये जो फ्लाइंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो कि बर्ड की विशेषता बता रहा है। इसी तरह से यदि हम सेकंड एग्जांपल की बात करें, तो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है दे रिपेयर्ड ए ब्रोकन चेयर। तो बेटा उन्होंने एक टूटी हुई कुर्सी को रिपेयर किया या उसकी मरम्मत की। यहाँ पर भी देखिए बेटा, ये जो चेयर है ना, ये नाउन है। इससे पहले मैंने ब्रोकन, जो कि ब्रेक की थर्ड फॉर्म है, उसका इस्तेमाल किया है। लेकिन जो ब्रोकन है इस सेंटेंस में वर्ब के रूप में काम नहीं कर रहा है, ये एक एडजेक्टिव के रूप में पास्ट पार्टिसिपल के रूप में काम कर रहा है, जो कि बेटा चेयर की विशेषता बता रहा है। भाई यहाँ पर उसने रिपेयर तो किया कुर्सी को, लेकिन वो कुर्सी कैसी थी? टूटी हुई। तो ये जो ब्रोकन है ये एडजेक्टिव है और कौन सा पार्टिसिपल है? पास्ट पार्टिसिपल। ठीक इसी तरह से यदि हम बात करें थर्ड सेंटेंस की, तो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है हैविंग फेल्ड इन द एग्जाम। एग्जाम में फेल होने के बाद में ही डिड नॉट क्विट हिज एफर्ट्स, उसने प्रयास करना नहीं छोड़ा। तो बेटा देखिए यहाँ पर हैविंग और उसके बाद में थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है। तो ये कौन सा पार्टिसिपल है? परफेक्ट पार्टिसिपल। यहाँ तक तो बेटा हमने ये जाना है कि पार्टिसिपल किसे कहते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, और उन टाइप्स को अच्छी तरह से समझने के लिए मैंने यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल भी दिए हैं। आगे वाली स्लाइड में हम ये देखेंगे बेटा कि हम पार्टिसिपल्स को करेक्ट तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए बेटा मैंने 5 रूल्स बनाए हैं। आप उन 5 रूल्स को अच्छी तरह से याद करिएगा और साथ में समझिएगा भी। यदि हम रूल नंबर फर्स्ट की बात करें, तो रूल नंबर फर्स्ट हमें ये कहता है कि जेरन और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों में बेटा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है, लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो कैसे? कि जो जेरन होता है वो बेटा सेंटेंस में नाउन के रूप में काम करता है, जबकि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो किसी भी सेंटेंस में एक एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। तो चलिए इसको भी समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हर हॉबी इज स्विमिंग, मतलब जो उसकी हॉबी है वो तैरना है। तो यहाँ पर देखिए बेटा स्विमिंग ये क्या है? एक जेरन के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि जब मैंने स्विमिंग को बोला तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई वो तैर ही रहा था या तैर ही रहा है। बेटा मैंने केवल यहाँ पर स्विमिंग करने का नाम लिया है। तो जब भी हम किसी भी वर्ड का नाम लेते हैं तो वो नाउन कहलाता है। यदि हम सेकंड एग्जाम्पल को देखें, तो यहाँ पर है शी इज माई स्विमिंग पार्टनर। तो बेटा देखिए यहाँ पर पार्टनर एक नाउन है और इस पार्टनर से पहले बेटा मैंने स्विमिंग का यूज किया है। तो ये स्विमिंग यहाँ पर पार्टनर की विशेषता बता रहा है कि वो जो लड़की है वो मेरी पार्टनर तो है, लेकिन कैसी पार्टनर? स्विमिंग वाली पार्टनर, मतलब हम दोनों साथ साथ में तैरा करते हैं। यदि हम रूल नंबर सेकंड की बात करें, तो रूल नंबर सेकंड हमें ये कहता है कि पार्टिसिपल के लिए उस नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में लिखना या बताना बहुत जरूरी होता है जिसके लिए कि वो पार्टिसिपल प्रयोग में लिया गया है। तो कहने की बात यह है कि जिस भी पार्टिसिपल का प्रयोग जिस भी नाउन या प्रोनाउन के लिए किया जाता है, तो उस नाउन या प्रोनाउन को उस सेंटेंस में लिखना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट ये कहता है कि बीइंग ए रेनी सीजन आई एंजॉयड अ लॉट। तो बेटा यहाँ पर इसका हिंदी होगा कि एक रेनी यानी बरसात के मौसम की वजह से मैंने इस मौसम का बहुत एंजॉय किया। यदि हम ध्यान से देखें तो ये जो सेंटेंस है ना वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक में है आई एंजॉयड अ लॉट,
तो बेटा एंजॉय किसने किया, आई यानी मैंने, तो यहाँ पर इसका सब्जेक्ट लिख दिया। लेकिन रेनी सीजन क्या था, मतलब वो सीजन जो है वो एक दिन था या दिनों का एक समूह था, तो उसके लिए भी तो हमें सब्जेक्ट को लिखना जरूरी था, इसलिए बेटा ये सेंटेंस गलत हुआ। तो मैंने रेनी सीजन के लिए यहाँ पर इट का प्रयोग किया है, तो सेंटेंस अब सही होगा, इट बीइंग अ रेनी सीजन आई एंजॉयड अ लॉट। यदि हम सेकंड सेंटेंस की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है बीइंग अ सनी डे शी डिड नॉट गो आउट, कि सनी डे होने की वजह से, ज्यादा धूप होने की वजह से वो बाहर नहीं गया। तो बेटा इस सेंटेंस में देखिए शी डिड नॉट गो आउट में गो मेन वर्ब है, काम हो रहा है जाने का, कौन नहीं गया, शी, तो यहाँ पर इसके लिए तो सब्जेक्ट आ गया। लेकिन बेटा यहाँ पे जो सनी डे है उसके लिए कोई सब्जेक्ट यूज में नहीं लिया हमने, इसीलिए बेटा ये जो सेंटेंस है वो गलत हो गया। तो यहाँ पर होगा इट बीइंग अ सनी डे, एक सनी डे होने की वजह से शी डिड नॉट गो आउट, वो बाहर नहीं गई। यदि हम बात करें थर्ड सेंटेंस की तो यहाँ पे क्लाइंबिंग द हिल ही सा अ टेम्पल, तो देखो बेटा इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। इस सेंटेंस में ही सा अ टेम्पल, उसने एक टेम्पल देखा, और यहाँ पर पहाड़ पर चढ़ने का काम कौन कर रहा है, ही, वही तो कर रहा है। तो यहाँ पर बेटा सब्जेक्ट इन दोनों पार्ट्स के लिए यूज लिया जा रहा है, और इसलिए बेटा ये जो सेंटेंस है बिल्कुल करेक्ट है। यदि हम रूल नंबर थर्ड की बात करें तो रूल नंबर थर्ड हमें ये कहता है बेटा कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना उसका यूज तब करते हैं जब एक कार्य या एक काम दूसरे काम के तुरंत बाद में शुरू हो रहा हो। मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम फास्ट एक्शन के लिए क्या करते हैं, जबकि परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम जब करते हैं जबकि एक काम दूसरे काम के तुरंत बाद में शुरू न हो रहा हो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्लो एक्शन के लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, और परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में लिखा हुआ है सीइंग द टीचर द स्टूडेंट रैन अवे, मतलब टीचर को देखने के तुरंत बाद में वो स्टूडेंट भाग गया। तो यहाँ पर देखिए सीइंग क्या है बेटा, फोर्थ फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ये पार्टिसिपल के रूप में काम कर रहा है क्योंकि इस सेंटेंस में जो भी दूसरा काम हो रहा है भागने का वो टीचर के देखने के तुरंत बाद हुआ है। मतलब उस स्टूडेंट ने ये वेट नहीं किया कि आइए गुरुजी आप मेरे नजदीक आओ और मेरे को मारो पीटो और फिर मैं भाग जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करें सेकंड एग्जांपल की, हैविंग ईटन डिनर ही वेंट टू बेड, मतलब रात्रि का भोजन खाने के बाद में वो सोने चला गया। अब ये तो हो नहीं सकता कि खाना खाने के तुरंत बाद में वो सोने चला गया होगा, खाना खाने के बाद में उसने थोड़ा बहुत टहला भी होगा, मतलब इधर उधर घूमा भी होगा, थोड़े बहुत काम भी किए होंगे, उसके बाद में वो सोने चला गया था। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम फास्ट एक्शन के लिए करते हैं जबकि परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम स्लो एक्शन को शो करने के लिए किया करते हैं। यदि हम बात करें रूल नंबर 4 की तो बेटा रूल नंबर 4 में हमको ये देखने को मिलता है कि ये जितने भी वर्ब्स लिखी है ना, नोटिस, फील, लिसन, स्मेल, वॉच, लीव, कैच, फाइंड, तो इनके बाद में आप हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में लिखा हुआ है आई लेफ्ट हर लाइंग ऑन द रूफ, मैंने उसे छत पर लेटा हुआ ही छोड़ दिया। तो बेटा देखो लेफ्ट क्या है, लीव की सेकंड फॉर्म है, और इसके बाद में बेटा जो लाइंग है वो मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज की है, इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन सेकंड एग्जांपल को देखने पर पता चलता है कि दे वॉच्ड मी संग ए सॉन्ग, उन्होंने मुझे एक गाना गाते हुए देखा। तो बेटा देखो यहाँ पर वॉच वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, इसके बाद में मैंने क्या किया बेटा, थर्ड फॉर्म का यूज कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होना चाहिए था, और ये जो सेंटेंस है वो कुछ इस तरह से होगा दे वॉच्ड मी सिंगिंग अ सॉन्ग। यदि हम रूल नंबर 5 की बात करें तो रूल नंबर 5 हमें यह कहता है कि चाहे कोई सा भी पार्टिसिपल्स क्यों ना हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या परफेक्ट पार्टिसिपल हो, इनका जो यूज होता है वो हम किसी भी सेंटेंस में दो तरह से किया करते हैं। एक तो होता है एट्रीब्यूटिव यूज जिसमें कि हम पार्टिसिपल को नाउन से पहले रखा करते हैं, और दूसरा होता है बेटा प्रेडिकेटिव यूज जिसमें कि हम पार्टिसिपल को वर्ब के बाद में लिखा करते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है आई डोंट वियर अ टैटर्ड कोट, कि मैं एक कटा फटा कोट नहीं पहना करता हूँ। तो बेटा यहाँ पर टैटर्ड जो है वो बेटा थर्ड फॉर्म है, और जो थर्ड फॉर्म है वो एक नाउन से पहले यूज हो रही है, तो ये कौन सा पार्टिसिपल है,
पास्ट पार्टिसिपल। तो ऐसे यूज को हम एट्रीब्यूटिव यूज कहा करते हैं। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल की बात करें तो इसमें लिखा है रमेश सॉ अ बर्निंग कार। रमेश ने एक जलती हुई कार देखी। तो बेटा देखो कार से पहले मैंने बर्निंग का इस्तेमाल किया जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो बेटा यहाँ पर भी बर्निंग का यूज कार से पहले हो रहा है, नाउन से पहले हो रहा है, इसलिए ये एट्रीब्यूटिव यूज कहलाएगा। लेकिन यदि हम थर्ड एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे है बेटा दे सीम एग्जॉस्टेड, मतलब वो थके हुए से लग रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर जो सीम है मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद में यदि हम किसी भी पार्टिसिपल का यूज करते हैं तो उस यूज को हम प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। और प्रेडिकेटिव यूज केवल संभावना जताने के लिए या प्रेडिक्शन करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। अगर हम फोर्थ एग्जांपल की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है माय ब्रदर कीप्स मी वेटिंग। तो बेटा देखो मेरा जो भाई है ना वो मुझे हमेशा प्रतीक्षा करवाता रहता है। तो जो कीप है ये वर्ब है, इसके बाद में वेटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया गया है और इस तरह से किए गए यूज को हम प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। तो उम्मीद है बेटा आपको पार्टिसिपल क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, पार्टिसिपल के कितने रूल्स हैं, जो कि मैंने आपको 5 रूल्स समझाए हैं, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा इसे लाइक करिएगा। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।